नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का परीक्षा साथी में। बात करेंगे सीजीएल पे, लेकिन उससे पहले जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, ठीक है, आगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आपके लिए भी कुछ कंटेंट है इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग स्किप कर लीजिएगा। अगर आप सीजीएल में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करिए, डायरेक्ट इस पोर्शन को देखिए, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएल पे। और कल सरकार के जो वकील थे, जेएसएससी के जो वकील थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। आप बायोस्कोप पे उनके इंटरव्यू को देख सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि पेपर लीक नहीं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, छात्रों ने कुछ अनुमान लगाया एसएससी के क्वेश्चंस का और वो क्वेश्चन आ गए, ऐसा कहना है लॉयर साहब का, ठीक है। अब ये बात कितनी सीरियस है कितनी नॉन सीरियस है, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद सोचिए। वकील साहब ने क्या बोला कि एग्ज़ाम चूंकि 21 और 22 2 दिन हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम 2 दिन हुआ था, तो 21 तारीख वाला पेपर जब कंक्लूड हुआ, छात्र अपने घर गए, ठीक है, और जब क्वेश्चंस उन लोगों ने देखा, क्वेश्चंस को मैच किया, क्वेश्चंस के सोर्स को जब पता किया, तो ये देखने में मिला कि सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा लोगों को। उसके बाद छात्रों ने क्या किया, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही कुछ क्वेश्चंस को गेस करना स्टार्ट किया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वकील साहब बोल रहे हैं, और छात्रों ने नहीं, जो एग्ज़ाम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों ने क्या किया, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस को गेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उनके गेस किए हुए क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन, अब ये कुछ क्वेश्चन कितने हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 50 प्लस हैं, और शायद 50 प्लस कोर्ट ने भी माना है, इन लोगों ने प्रूफ भी दिया है, ठीक है। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन हैं। अब संख्या कितनी है ये कोर्ट जाने, और जो लोग इसको डील कर रहे हैं वो लोग जाने, ठीक है। लेकिन सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो गेस क्वेश्चंस था छात्रों का, और क्वेश्चन नहीं, आंसर डायरेक्ट, क्वेश्चन गेस नहीं किया गया। इतिहास में पहली बार है कि जब किसी ने आंसर को ही गेस किया है, और वो सारे आंसर्स जेएसएससी के क्वेश्चन पेपर में थे, मैच कर गए, ऐसा उनका कहना है। और ये बोले कि ये कोइंसिडेंस है कि लोगों ने गेस किया, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। शायद वकील साहब ने बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस दिया नहीं है, इसलिए उनको आइडिया है नहीं। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप ढूंढेंगे, देखेंगे, अगर आप 2 से 3 साल के ही क्वेश्चन को अगर आप देखने जाएंगे तो 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह सब मिला करके देखिएगा। 2 से 3 साल में ही इतने सारे सीटिंग्स होते हैं एग्जामिनेशंस के, पूरे देश भर में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 10,000 प्लस क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा, इवन मोर देन दैट। अब इतने सारे क्वेश्चंस में से गेस कर लेना, इतने महान लोग अगर आपके संपर्क में आते हैं तो हमें भी बताइएगा, हम लोग भी संपर्क करेंगे और उनसे क्वेश्चंस गेस करवाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी कला हो जाएगी कि हजारों हजार क्वेश्चंस में से इन एक्सपर्ट्स ने ऐसे क्वेश्चंस गेस कर दिए जो कि एग्ज़ाम में आ गए। यहाँ लोग कोचिंग पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, ठीक है, कंटेंट दे दे के लोग थक जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं लड़ता एग्ज़ाम में। मैं बड़े बड़े कोचिंग की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर का कंटेंट दे रहे हैं, सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है आप देखेंगे मुश्किल से कुछ क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 अगर आ गया, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मैच नहीं करता है। लेकिन ये अलग तरीके के गेस करने वाले थे जिन्होंने इतना खतरनाक तरीके से इनका स्ट्राइक रेट रहा। तो इस तरीके की चीज़ों को कोर्ट में डिफेंड करना मुझे नहीं लगता है कि हमारे वकील के लिए कोई मुश्किल भरा काम होगा। और ये इन लोगों ने बहुत बड़ा एक बेस बनाया इस चीज़ को कि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, गेस हुआ, मैच कर गया, एक बात तो वो है ही। रीजनिंग के जो 20 सवाल एग्जैक्ट 20 के 20 क्वेश्चन उठा के चिपका दिए गए थे, उस पर भी कुछ आप बोल देते, या कोर्ट में डेफिनेटली आपने कुछ बोला होगा कि ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। ऐसा तो होते रहता है कि एग्जैक्ट 20 के 20 क्वेश्चन एक ही सेट से उठा के दे दिया जाता है, और ये कोइंसिडेंस भी शायद इतिहास में पहली बार झारखंड में ही हुआ है। दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी सीजीएल का जो मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि 10-15 दिन के बाद जो सुनवाई होनी है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, ठीक, और हर कोई तैयार है। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी जो चीज़ों को एसेस कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है, माइंड मेकअप करके रखिएगा। मैं भले आपको थोड़ा बहुत प्रो
जो छात्र रद्द कराना चाहते हैं उनकी तरफ दिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि सबूत उनके फेवर में ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनका समर्थक हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जो भी हो मैं तो अपने साइड से रेडी हूँ, फैसला जो भी आता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत डीपली इसमें घुसे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना, खास करके जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो DB वेरीफाइड लोग हैं, जिन्होंने अपना 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया है इसमें, दिन रात दूसरों के मीम्स बनाना, गाली देना, ये करना वो करना, पूरा 1 साल इसी में इन लोगों ने निकाला है। और ये सब पढ़ने लिखने वालों की भीड़ है, जो अपने आप को बताते हैं कि हम लोग जेन्युइन हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। पूरा 1 साल सिर्फ गाली गलौज, ये वो, दिस दैट में इन लोगों ने वेस्ट कर दिया है। अब बहुत डीपली अटैच्ड हैं इस केस से, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ज्वाइनिंग हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस केस में मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, दोनों ही पक्ष को, बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ। बाकी जो लोग रद्द कराना चाहते हैं, कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से अपील किया था, आज भी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी पेमेंट नहीं किया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पेमेंट करें। एग्ज़ाम फाइटर्स और बाकी लोगों के साथ आप लोग जुड़ें, वो लोग QR कोड वगैरह सब शेयर कर रहे हैं, उनके QR कोड पर जा करके आप लोग पेमेंट करिए, जिन्होंने आज तक एक बार भी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी आपसे बन पाता है, जो भी बन पाता है, आप लोग ज़रूर पेमेंट करिए, ठीक है। अंतिम बार ही है, शायद पेमेंट करना पड़े, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो अगर लड़ाई लड़ी जा रही है करप्शन के खिलाफ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टेक्निकल वाले हैं, जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग भी पेमेंट करिए, यहाँ फंडिंग करिए। अगर आप चाहते हैं जो मेहनत आपने टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए किया है वो रंग लाए, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग CGL के केस को मजबूत करिए, ठीक है। बाकी कक्षपाल वाले भी और JPSC वाले भी, आप लोग भी फंडिंग करिए इस केस में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, सारी चीज़ों को आप लोग भी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है, आप या फिर आप लोग देख नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। सब चीज़ बिल्कुल खुला हुआ है, बहुत क्लियर, सबको सब चीज़ समझ में आ रहा है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो टच में हैं। 14 JPSC वाले भी थोड़ा बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक तो ये सवाल, ये क्रोनोलॉजी जो पूछा गया है पेशवा का, बिहार में BPSC से पहले लगातार 3-4 एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। BPSC भी कंडक्ट करा रही थी और BSSC भी। उन एग्जामिनेशंस में जहाँ तक मुझे याद है कि किसी न किसी में ये सेम पेशवा का क्रोनोलॉजी पूछ दिया था, और अभी UP PCS में फिर से पेशवा का क्रोनोलॉजी पूछा है। और इस तरह की चीज़ों को लोग, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि एक बार आप लोग देख लीजिए, पेशवा का क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आगे बिहार में या झारखंड में कहीं ना कहीं आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार देख लेंगे, जहन में रखेंगे तो चीज़ें ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करने में आसान होगा। एक चीज़ हर किसी को याद रहता है कि बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री ढंग से पढ़ा है, उनके लिए ये बताना कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। पता रहता है लोगों को कि पहले नंबर की ये है, भले उसके बाद ना पता हो कि कौन अंतिम है और बीच का कौन है। अभी आप लोग दिमाग में रखिए कि बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले हैं, उसके बाद आते हैं बाजीराव, और इन्हीं के ऊपर शायद फिल्म बनी थी, ठीक है, बाजीराव मस्तानी। ये सेकंड नंबर के आते हैं, एक भी युद्ध ये नहीं हारे थे बाजीराव। बाजीराव के बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रहेगा, विश्वनाथ सबसे पहले के। उसके बाद सेकंड नंबर जिनके ऊपर मूवी बनी थी बाजीराव, बाजीराव मस्तानी मूवी थी, तो बाजीराव यहाँ से याद रह जाएगा। और उसके बाद उनके पुत्र आते हैं बालाजी बाजीराव। ये 3 याद रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद माधवराव और नारायण राव, ये सबसे अधिक कन्फ्यूजन वाला रहता है कि पहले कौन है। अभी तो आप याद रख लेंगे, 10 दिन बाद बिना रिवीजन के आपसे पूछूंगा तो 100% भूल जाएंगे। तो ये बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में है, पहले M आता है इसलिए पहले माधवराव, उसके बाद N आता है इसलिए नारायण राव। उस तरीके से इन दोनों को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर रघुनाथ राव, ये भी आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ही है, फिर सवाई माधवराव और लास्ट में बाजीराव सेकेंड। इन केस आप भूल जाते हैं ये तीनों, बीच के ये 4 नाम आप भूल जाते हैं, आपको दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन नहीं भूलेंगे, मुझे लगता है कि याद रह जाएगा। आप ये 3 नाम भी अगर याद रखते हैं और अंतिम वाले को याद रखते हैं बाजीराव 2, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको याद रखना, आराम से याद रख सकते हैं। मैंने जिस तरीके से भी बताया, आप एक वाइट पेपर में लिखिए, आराम से लिख देंगे कि पहले थे विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, फिर एम पहले आता है तो माधव राव, फिर नारायण राव, फिर आर आता है रघुनाथ राव, उसके बाद सवाई करके कुछ नाम था भूल रहा हूँ, और फिर लास्ट में बाजीराव सेकेंड। आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मराठा का हिस्ट्री पूछा जा सकता है। और उसके बाद युद्ध खाली देख लीजिए, मराठा कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, ठीक है। शिवाजी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिए, काफ़ी हो गया आपका मराठा तैयार। कितना मुश्किल से 30 मिनट आपको लगेगा और ये मराठा एम्पायर आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो 14 JPSC का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा। अभी 14 JPSC को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप परीक्षा साथी 2.0 को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट PDF है मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली आपको वहाँ से फ़ायदा होगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक और सवाल है, और ये सवाल अभी जस्ट UP PCS से पूछा गया था। इस सवाल को मैंने ढूंढा, इसका आंसर, तो अनफॉर्चुनेटली ये स्पेक्ट्रम में भी मुझे जलियांवाला बाग वाले सेक्शन में इसका जवाब नहीं मिला, और ना ही महेश कुमार बर्नवाल, एक बहुत ही फेमस किताब है, बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं, इस किताब में भी इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, ठीक है। और महेश कुमार बर्नवाल का PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, जिसको आवश्यकता होगा ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा, किताब अच्छी है, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम वगैरह इतना हाई लेवल किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में, ग्रुप में मैंने शेयर किया है, ठीक है। और सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसने रिज़ाइन किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को दे दिया था। गांधी जी को भी एक उपाधि मिला था अंग्रेज़ों की तरफ से, जब वो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, ठीक है। इनकी भी हिस्ट्री बहुत मज़ेदार है, कभी फुर्सत होगा तो बात करेंगे। गांधी जी ने भी अपने सम्मान को वापस लौटाया था। तो ये दोनों के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने इस्तीफ़ा दिया, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया था, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो डेफिनेटली इसको करके आएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो शायद स्किप करेंगे या वाइल्ड गेस लेंगे, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, शंकरन नायर ने इस्तीफ़ा दिया था। और एक किताब जो कि मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, JPSC के टाइम पे ये किताब मुझे दी गई थी, ठीक है, और बहुत ही अच्छी किताब है। मैं बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको बताया है, नकुल रवानी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन शायद अभी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। इस किताब में इस सवाल का जवाब है। मैंने जब जलियांवाला बाग टॉपिक सर्च किया तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि त्याग दी। वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपना पद त्याग दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई एक किताब अपने आप में काफ़ी नहीं होगी, 2-3 किताबों से मिला जुला करके आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिर्फ ये टॉपिक कम से कम 2 बुक से प्रिपेयर करिए, ठीक है। एक तो कोई स्टैंडर्ड बुक लीजिए, NCERT तो है ही, बाकी और भी जो बर्नवाल हो गया, इस तरह की जो भी किताबें आती है वहाँ से एटलीस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज़रूर तैयार करिए। यहाँ से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर सवाल गलत होता है तो फिर मेरिट लिस्ट में आने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए, हम लोग जुड़े रहेंगे, आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जोहार, नमस्कार।